नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम GS 2 के अंतर्गत पॉलिटी का जो दूसरा एक टॉपिक है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, संसदीय संप्रभुता, उसे हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि एक दो बार अब तक PPSC में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं ये संसदीय संप्रभुता क्या है, उसका परिचय क्या होगा, भारतीय संसद के बारे में ऐसी बातें क्यों कही जाती है और भारतीय संसद संप्रभु है या नहीं, उसके सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर कंक्लूजन की बात करेंगे। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, संसदीय संप्रभुता। संप्रभुता का सामान्य अर्थ होता है संपूर्ण और असीमित सत्ता। संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा, और असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो संपूर्ण और असीमित सत्ता अगर किसी संस्था में या फिर कई ऐसे निकाय में है तो उसको आप संप्रभु कह सकते हैं। तो इसी अर्थ में संसदीय संप्रभुता का अर्थ है संसद की अप्रतिबंधित शक्तियां, मतलब उस पर कोई प्रतिबंध न हो। अब चूंकि ब्रिटिश संसद संप्रभु है, ब्रिटेन का जो संसद है वो संप्रभु है, तो उसके शक्ति को आप समझ के जो है संसदीय संप्रभुता को आसानी से समझ सकते हैं। ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है, ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। ब्रिटेन के संसद के बारे में ऐसा कहा जा सकता है, वो कुछ भी कर सकती है लेकिन स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। मतलब आप इसके शक्तियों को समझ सकते हैं। अर्थात संसद जो चाहे कर सकती है, जिस रूप में चाहे कर सकती है। जो भी संसद स्वीकृत करेगा वही कानून होगा ब्रिटेन में, और वो पूरे देश में लागू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद इतनी संप्रभु है, उसके शक्तियां इतनी असीमित है कि वो लोगों के सांस लेने पे भी प्रतिबंध लगा सकती है। तो अगर इतनी शक्तियां ब्रिटेन के संसद में है तो वो क्या है, संप्रभु है। ठीक है, तो इतना बात आप इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखेंगे। संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ है, ब्रिटेन से आप यहाँ पे उदाहरण देके इसको और समझाने का प्रयास करेंगे। ये हो गया परिचय। अब आइए कि भारतीय संसद के संबंध में ऐसी बातें क्यों कही जाती है, ऐसी धारणा क्यों है। अब हमने चूंकि अपनी संसदीय प्रणाली या संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से लिया है, अतः भारत के संसद के संबंध में ऐसी बातें कही जाती है। हमने निश्चित रूप से संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से हमने नकल नहीं किया है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता जो थे वो जानते थे कि अगर भारतीय संसद को भी ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु बना देंगे तो ये आने वाले समय में कई संस्थानात्मक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम जो है क्रिएट करेगा। तो उन्होंने अपने दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद पे कई प्रकार की जो प्रतिबंधित शक्तियां हैं उस पे प्रतिबंध लगाने के जो टूल्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, ताकि भारतीय संसद संप्रभु ना रहे। ठीक है, तो इसलिए भारतीय संसद के बारे में ऐसी धारणा है, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया और ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन का जो संसद है वो संप्रभु है। तो ऐसा लगता है कि चूंकि भारत में भी ऐसी व्यवस्था वहीं से आई तो भारतीय संसद भी संप्रभु होगा, लेकिन भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। उसमें कुछ जो है उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने के कुछ आयाम आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा। तो अब भारतीय संसद जब संप्रभु नहीं है तो ये सिर्फ कहने से तो होगा नहीं, तो आपको उसके पक्ष में जो है कुछ आपको प्रमाण रखने होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन से या सर्वोच्च न्यायालय कुछ फैसले हैं उसको आपको वहां पे प्रेजेंट करना चाहिए। तो भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, इसके पक्ष में आप कुछ इस रूप में पॉइंट को दे सकते हैं। इन 8 बिंदुओं को या और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो कम से कम 8-9 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो इसमें केशवानंद भारती केस को हम डिस्कस करेंगे। ये केशवानंद भारती केस कोई हेडिंग नहीं है, यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए लिखा। आप पॉइंट नंबर 1 देके कंटिन्यू लिखेंगे। देखिए, केशवानंद भारती केस जो
केरल से संबंधित था, 1973 का केस था, कल भी हम इसको डिस्कस किए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सांसद जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आधारभूत अवसंरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको चेंज नहीं कर सकती। अब चूंकि सांसद हमारा अगर संप्रभु रहता तो वो कुछ भी चेंज कर सकती थी, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया कि भारतीय सांसद कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी आपको दिखाता है कि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। अब आइए आर्टिकल 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वो अपने आप क्या होगा, शून्य हो जाएगा, वो मतलब इनइफेक्टिव हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है। इसी में एक और प्रावधान है, भारतीय संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाए जिस कानून के कुछ भाग मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन कुछ भाग उसी कानून का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस सीमा तक वो कानून रद्द हो जाएगा जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये कितनी व्यापक अवधारणा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप इसको देख सकते हैं। तो ये भी दिखाता है कि सांसद जो चाहे वो मर्जी वो कानून नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ पे वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। अब आइए अनुसूची 7। भारतीय संविधान का अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा को दिखाया गया है। इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट विषय भी है, जो इन तीनों सूची में नहीं है, वो अवशिष्ट विषय में है। तो क्या संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है? नहीं बना सकती। राज्य सूची के विषय पे कानून बनाएगा राज्य बनाएगा, और संघ सूची के विषय पे कानून बनाएगा संघ। तो अब देखिए यहाँ पे संसद चूंकि राज्य सूची के विषय पे भी कानून नहीं बना पा रही है, तो ये भी हमको दिखाता है कि सांसद संप्रभु नहीं है। अगर संप्रभु सांसद मेरा होता तो इसमें क्या होता, वो राज्य सूची के विषय पे भी जो मनसो कानून बना सकते थे। तो एक हो गया शेड्यूल 7 अनुसूची 7। अब आइए सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक परीक्षण, ठीक है, जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ एनी लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत है, वो कहता है कि जैसे ही सांसद कोई कानून बनाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसका जुडिशियल रिव्यू करता है। जुडिशियल एग्जामिनेशन नहीं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट जब किसी कानून का जुडिशियल रिव्यू करती है तो वो देखता है कि इस कानून को बनाने में कहीं मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, या प्रॉपर जो रूल रेगुलेशन को फॉलो किया गया है कि नहीं। तो अब बताइए कि अगर भारतीय संसद संप्रभु होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति होता कि वो किसी कानून का जो है जुडिशियल रिव्यू कर सके? नहीं। तो अब बताइए यहाँ पे तो पार्लियामेंट के लॉ को जो है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है। तो ये पॉइंट भी आपको दिखाता है कि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। अब आइए रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन के 3 विधि है। एक है साधारण बहुमत से, एक है विशेष बहुमत से, एक है विशेष बहुमत प्लस आधे से कम आधे राज्यों की संस्तुति या अनुमोदन आपको मिलना चाहिए उस लॉ को लाने के लिए। अब बताइए कि अगर संसद संप्रभु होती तो क्या उसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पे स्टेट का अनुमोदन लेना पड़ता? नहीं लेना पड़ता। लेकिन चूंकि जो तीसरा जो संविधान संशोधन का तरीका है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का संस्तुति, तो उसमें सांसद को राज्यों का संस्तुति लेना अनिवार्य है। तो ये भी आपको दिखाता है कि हमारा पार्लियामेंट जो है संप्रभु नहीं है। अब आइए पार्लियामेंट और उनके द्वारा बनाए गए लॉ, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट एंड इंटरनेशनल लॉ है यहाँ पे। अब देखिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कन्वेंशन को साइन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए वो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन पे ध्यान देगा और जंगली
जो जानवर है उसके रक्षा के लिए जो है प्रयास करेगा। अब पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना सकती है जो है जिसमें ये हो कि नहीं पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं रखना है, जंगली जानवर की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, जंगली जानवर को मार दिया जाए, नहीं बना सकती। तो पार्लियामेंट यहाँ भी एक आपको कहीं ना कहीं आपको एक सीमा दिखेगा पार्लियामेंट पे कि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं, कोई लॉ के कोई कन्वेंशंस को जिसको हमने साइन किया हुआ है उसके विरुद्ध जाके पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती। तो ये भी हमको दिखाता है कि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। अब देखिए एक बात और यहाँ पे, अब चूंकि भारत में ठीक है संसद को बहुत शक्ति है लेकिन संप्रभु वो नहीं है। अब सांसद को चुनने का काम कौन करता है? पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के ऐसे नागरिक है जो 18 वर्ष या उससे अधिक का जिनका भी उम्र है वो मतदान के द्वारा भारतीय संसद को चुनते हैं। तो भारतीय संसद को जब चुना जाता तो उसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती है। तो जो शक्ति किसी को प्रदान करता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। हम अगर आपको कोई शक्ति प्रदान करें या किसी अधिकारी को अगर सरकार शक्ति प्रदान करे तो सरकार ज्यादा पावरफुल की अधिकारी? सरकार, क्योंकि जो किसी को शक्ति देता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब देखिए पीपल ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट को चूज करके उसको शक्ति प्रदान करता है कुछ काम करने का। तो यहाँ पे भारत में जो है पीपल ऑफ इंडिया जो है ये ज्यादा शक्तिशाली है किसके मुकाबले? संसद के मुकाबले। तो ये भी दिखाता है आपको कि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। अब आइए अमेंडमेंट प्रोसेस। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया। वही जो 3 प्रक्रिया साधारण, विशेष, विशेष प्लस आधे राज्यों की संस्तुति। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर रूल रेगुलेशंस को कि कोई ऐसा कानून है जो लोकसभा में भी जाएगा, राज्यसभा में भी जाएगा, फिर राष्ट्रपति का साइन होके बना। कोई कानून ऐसा है जिसमें लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा में भी 2/3 चाहिए, ठीक है, तब जाता है। अब बताइए कोई कानून ऐसा है जो राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में 2/3 मतों से पारित किया जाना चाहिए, लेकिन क्या सांसद ऐसा कर सकती है कि नहीं चलो लोकसभा में पास करा दिया, राज्यसभा में गया ही नहीं? नहीं। तो एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रूल रेगुलेशंस है वो भी पार्लियामेंट पे जो है एक प्रतिबंध आरोपित करता है उसके बाद, ठीक है। तो ये भी आपको दिखाता है कि एक आप यहाँ पे भी नहीं दिखा सकते, ठीक है। एक और यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा जो अध्यादेश से संबंधित विषय वस्तु है। बहुत आदमी को लगता है कि ठीक है राज्यसभा लोकसभा के ये से बचने के लिए जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, लेकिन उस अध्यादेश की भी एक समय सीमा है कि एक ही चीज पे आप बार बार अध्यादेश नहीं ला सकते। अध्यादेश क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो ही आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अध्यादेश की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं जो दिखाता है कि संसद संप्रभु नहीं है। अब आइए इसमें हम जो बात करेंगे वो कंक्लूजन की बात करेंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे। तो उपर्युक्त विश्लेषण से ये आपको स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से भारतीय संसद वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पे हमारी लोकतंत्र की इमारत जो है खड़ी है और वहां पे जनता के आत्मा का निवास माना जाता है। लेकिन संसद का संप्रभुता की अगर बात करें तो वो इसी चीज में निहित है कि सांसद अपने अधिकार के साथ साथ जनता के भी अधिकारों का, उसके आकांक्षाओं का ध्यान रखे। यदि लोकतंत्र को स्थिर और सफल बनाना है तो संसद को अपने अधिकारों की रक्षा के साथ साथ प्रजा की आवाज को भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए इसके कंक्लूजन्स। तो 2-3 बार इससे बीपीएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो संसदीय संप्रभुता का मुख्य रूप से इसी संदर्भ में आपको सोचना है। तो ये इसको आप 4 बिंदु के तहत तैयार करेंगे और ये जो तीसरा है इसके अंतर्गत आप इन 9 मतलब बिंदुओं को आप जो है याद रखेंगे, तो वहां पे आप इजिली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अगर आपको लगता है कि ये चैनल किसी भी रूप में आपके काम आ रहा है तो आप इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।